नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत के सबसे ज्यादा अमीर 1% परिवारों की टोटल वेल्थ भारत के टोटल वेल्थ का तकरीबन 60% हिस्सा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेल्थ का जिक्र किया जा रहा है, इनकम का नहीं। वेल्थ जो होती है वह सालों साल से अर्जित की गई संपदा होती है, जैसे कि जमीन, जायदाद, बंगला, गाड़ी, यह सब कुछ वेल्थ के अंतर्गत आता है। जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है यह सब किसी के वेल्थ के अंतर्गत आता है। मगर जो इनकम है वह एक नियमित अवधि के बाद मिलने वाली राशि होती है, जैसे सालाना मिले, महीने में मिले, तो यह इनकम की कैटेगरी में आता है। तो वेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो भारत के 140 करोड़ की आबादी की जो टोटल वेल्थ है उसका 60% हिस्सा तो भारत के केवल 1% परिवारों के पास है, जो सबसे ज्यादा अमीर है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात अमेरिका की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है बर्नस्टीन, उसके रिसर्च से यह बात निकल करके आई है। उसका एनालिसिस इस आंकड़े को पेश करता है। मतलब यह आंकड़ा बता रहा है कि भारत में कितनी बड़ी आर्थिक असमानता मौजूद है। जब आर्थिक असमानता मौजूद है तो समानता की स्थितियां तो होंगी ही नहीं, क्योंकि इतनी भयंकर आर्थिक असमानता है। और जब समानता की स्थितियां नहीं होंगी तो स्वतंत्रता कहां से होगी। अगर आर्थिक असमानता के जितने भी आंकड़े जारी होते हैं उनको ध्यान से समझा जाए तो वह बार बार गूंजते हुए यह बताते हैं कि भारत में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की घनघोर कमी है। मतलब जिस समाज में स्वतंत्रता और समानता ना हो वहां पर न्याय कैसे स्थापित हो सकता है। जहां पर भयंकर किस्म का आर्थिक असमानता हो वहां पर न्याय की मौजूदगी कैसे होगी। मतलब मान लीजिए किसी की संपत्ति करोड़ों में है और किसी के पास रहने के लिए छत तक नहीं है, वहां पर आप न्याय की स्थापना समाज में कैसे कर पाएंगे। वहां पर तो भ्रष्टाचार होगा ही, वहां पर तो धांधली होगी ही, क्योंकि वह संरचनात्मक तौर पर उस समाज के भीतर घुसी हुई होगी, क्योंकि उस समाज को न्यायिक बनाने की सारी कोशिशें फेल साबित हुई हैं। और यह आर्थिक असमानता के आंकड़ों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यह भी बताता है कि अब तक का जो भारत का आर्थिक मॉडल है वह पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। नहीं तो इतनी बड़ी आर्थिक असमानता कैसे होती कि केवल जो 1% सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं उनके पास देश की टोटल संपदा का, टोटल वेल्थ का 60% हिस्सा है। बर्नस्टीन वेल्थ मैनेजमेंट फर्म ने भारत के आर्थिक असमानता का विश्लेषण करते हुए जो आंकड़े जारी किए हैं उससे यह निकल करके आता है कि भारत की 140 करोड़ की आबादी की जो टोटल वेल्थ है वह तकरीबन 19 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब अगर इसकी रुपए में गणना की जाए तो यह 1637 लाख करोड़ के आसपास बनता है। और इसमें से 59 से 60% हिस्सा वेल्थ का केवल 1% अमीर परिवारों के पास है, जो तकरीबन 970 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनता है। ये हाल है। अब ये जो 970 लाख करोड़ रुपए अमीरों के पास मौजूद हैं, इनमें से तकरीबन 75% हिस्सा तो ऐसी जगहों पर बंद है जिसका इकोनॉमी में कोई खासा इस्तेमाल नहीं होता है। वह गोल्ड में है, कैश में है, रियल एस्टेट में है, प्रमोटर की इक्विटी में है। और यह हिस्सा तकरीबन 970 लाख करोड़ में से 75% के आसपास है, जो तकरीबन बनता है 743 लाख करोड़ के आसपास। बाकी जो पैसे हैं वह ऐसी जगहों में हैं जो एक्टिव तौर पर घूमते रहते हैं और मार्केट में लगते रहते हैं। तो यह है भारत की भयंकर आर्थिक असमानता। यह भयंकर आर्थिक असमानता समाज पर क्या असर डालती है, इसके अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। अनगिनत ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि आर्थिक असमानता की वजह से कैसे सिस्टम खोखला हो जाता है। ऐसी नीतियां नहीं लागू हो पाती हैं जो नीतियां सबके लिए कल्याण वाली हो। अब आप एसएससी के प्रोटेस्ट को ही देख लीजिए। पिछले कुछ साल से आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद खुशी का इजहार करते हुए कम दिखाई देते हैं और सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। और उन सब की एक ही मांग है कि सरकार साहब आप हमारी सुनिए, परीक्षाओं को ईमानदारी से करवा दीजिए
और रिजल्ट ईमानदारी से घोषित करवा दीजिए। बाकी वो कुछ भी मांग नहीं करते हैं। कभी भी जो स्ट्रक्चरल कमियां हैं उस पर उन्होंने कभी सवाल नहीं खड़ा किया। वो तो ये कहते हैं कि आप हमसे हाड़ तोड़ मेहनत करवा लीजिए, दिन रात हम एक कर देंगे, जमीन आसमान जहां के भी तथ्य हैं सबको रट्टा मार देंगे, मगर आप परीक्षा ईमानदारी से करवा लीजिए और रिजल्ट ईमानदारी से घोषित कर दीजिए। मगर होता क्या है, परीक्षा मतलब पिछले 5-6 साल से उठाकर देखिए तो कई ऐसे सरकारी परीक्षा हैं जहां पर ईमानदारी से परीक्षा ली ही नहीं गई है। पेपर लीक के तो कई उदाहरण मौजूद हैं। अब एसएससी वाले में क्या हुआ? एसएससी वाले में यह हुआ कि जो विद्यार्थियों के सेंटर बनाए गए वह 300 से 400 किलोमीटर दूर बनाए गए। वहां पर सेंटर बनाए गए जहां की बुनियादी ढांचा बहुत कमजोर है, जर्जर है, टूटा फूटा ढांचा है। कंप्यूटर से परीक्षा ली जानी थी और कंप्यूटर चल ही नहीं रहा है, माउस काम ही नहीं कर रहा है, स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। यह सारी दिक्कतें हैं। उसके बाद पिछले कुछ सालों का उदाहरण देखें तो यह विद्यार्थी बताते हैं कि सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए जाते हैं, सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो पूछे नहीं जाने चाहिए, और उसके बाद पेपर लीक तो होता ही होता है। यह तो जग जाहिर है कि पेपर लीक होना ही होना है। और उसके बाद यह भी तय है कि कोई भी परीक्षा हर साल नहीं होती है, कभी 2 साल के बाद, कभी 3 साल के बाद वैकेंसी आती है और बहुत लंबे समय के बाद कई तरह की धांधलियों और जांच से गुजरने के बाद जाकर के रिजल्ट निकलता है। यह सारी स्थितियां हैं और यह बता रहा है कि जितनी भी असफलता है वह इसकी ही गवाही दे रहा है कि हमारा सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है। मगर जो बुनियादी बात है थोड़ा उसको सोचिए। एसएससी की परीक्षाओं के तहत क्या होता है? वैसे नौजवानों को कर्मचारी के तौर पर भर्ती किया जाता है, सरकारी कर्मचारी के तौर पर, जो सरकार का कामकाज करेंगे। किस तरह के कामकाज? वैसे कामकाज होते हैं जिसके लिए आपको बहुत हाई स्किल्ड होने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास औसत शिक्षा हो, बुनियादी शिक्षा हो और ट्रेनिंग दे दिया जाए तो आसानी से वह सारे काम कर सकता है। टीटी का काम है, किसी सचिवालय में काम है, स्टेनोग्राफर का काम है, यह कोई भी कर सकता है अगर ट्रेनिंग दे दी जाए, किसी के पास बुनियादी शिक्षा है और औसत उसका आईक्यू है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था को आप उठा के देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? पहले से लेकर के 12वीं क्लास तक बुनियादी शिक्षा की पढ़ाई होती है, उसके बाद 12वें से ग्रेजुएशन का स्पेशलाइजेशन होता है। इतनी शिक्षा मिल गई, उसके बाद भी कंपटीशन का एग्जाम क्यों लिया जाता है? इसीलिए कि जो बहुत बड़ी नौजवानों की फौज है उसको यह कहकर कि जो सबसे योग्य उम्मीदवार है हम उसको लेंगे, बाकी को नहीं लेंगे। यह बात सरकार कहती है, लेकिन असलियत में आप सोचेंगे तो हकीकत यह है कि वह परीक्षा नहीं होती है बल्कि छंटनी की प्रक्रिया होती है। और छंटनी इसलिए होती है क्योंकि जो पूरा इकोनॉमिक मॉडल है वह इस तरह का नहीं बना है कि जितने भी नौजवान निकल रहे हैं उन सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए रोजगार सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जा सके। उतना रिसोर्सेज ही नहीं है। और रिसोर्सेज क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत छोटा समुदाय है, उसके पास भयंकर संपदा है। 1% जो सबसे अमीर है उसके पास 60% वेल्थ है पूरे भारत का। तो रिसोर्सेज कहां पर है? चंद हाथों में कैद है। उसके बाद क्या किया जाता है? ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो नीतियां संविधान के मुताबिक देखा जाए तो उसमें कमियां दिखेंगी। संविधान यह कहता है कि सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक है और उसके मुताबिक अगर कोई शिक्षित हुआ है तो उसको वह माहौल मिलना चाहिए ताकि उसको गरिमापूर्ण रोजगार मिल पाए। वह माहौल तो मिलता ही नहीं है। एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है जिसमें वैकेंसी निकलती है 15,000, 20,000, ज्यादा से ज्यादा 25,000, 30,000, और आवेदन कितने आते हैं? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख। अब बताइए, जब सीटें कम हैं और आवेदन करने वाले इतने ज्यादा हैं तब क्या होगा? क्या यहां पर योग्यता चुना जा रहा है? योग्यता के नाम पर यह परीक्षाएं हो रही हैं? बिल्कुल योग्यता के नाम पर यह परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। यह एक छंटनी की प्रक्रिया है और छंटनी इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम आर्थिक असमानता से पैदा हुए मजबूरियों में फंसा हुआ है और उसकी वजह से यह दिक्कतें हैं कि सबको रोजगार मुहैया नहीं हो पाता है। और उसके बाद मान भी लीजिए कि जो 16,000 या 20,000 लोगों को चुनना है
और उसके लिए 20 लाख ने आवेदन कर दिया। तो जो दिख रहा है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, जहां पर एग्जामिनेशन लेना है वह एग्जामिनेशन का सेंटर अच्छा नहीं है, परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी का भी निर्वहन सरकार नहीं कर रही है, वह उन एजेंसियों को दे रही है जो एजेंसियां प्राइवेट प्रकृति की हैं। अब की बार एसएससी के छात्रों का कहना है कि एग्जामिनेशन करवाने की जिम्मेदारी एजुक्विटी नाम के प्राइवेट एजेंसी को दी गई, और इस एजेंसी के बारे में जानकारी यह है कि इसको ब्लैकलिस्ट किया गया था क्योंकि यह पेपर लीक में शामिल थी, पेपर से जुड़ी हुई धांधली में शामिल थी। अब बताइए, यह जो सारी कमियां हैं सिस्टम की तरफ से, वह यही बता रही है कि सिस्टम क्या है, ढंग से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम भीतर से खोखला है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो सिस्टम खोखला हुआ कैसे? तो जो सेंटर है सरकारी स्कूल के वो बहुत टूटे फूटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? सरकार ने फंड तो जारी किया होगा, मगर वो टूटे फूटे क्यों हैं, या वो बने क्यों नहीं हैं? उनके नाम से जो फंड मिला वो कहां गया, वो कहां चला गया? ठेकेदारों के पास, और ठेकेदारों से होता हुआ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास। तो जो सरकार के नेटवर्क के लोग हैं उनकी तो अच्छी खासी कमाई हो रही है। प्राइवेट एजेंसी जो ब्लैक लिस्टेड थी उसको फिर से छूट दे दी गई, फिर से उसने टेंडर दाखिल किया होगा, फिर से उसकी कमाई हुई। तो यहां पर भ्रष्टाचार की जो पूरी परत दर परत स्थिति दिखाई दे रही है। अगर कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा लिया जा रहा है और कंप्यूटर ठीक नहीं है, वह ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वह भी जो उसके लिए फंड दिया गया होगा वह भी कहीं चला गया होगा, गबन कर लिया गया होगा, वह भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं शामिल होगा। तो यह दिख रहा है कि अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो भ्रष्टाचार भयंकर तौर पर होता है, और जब भ्रष्टाचार भयंकर तौर पर होता है तो सबसे ज्यादा कमाई किसकी होती है? जो सबसे गहरे तौर पर सरकार के नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। और सरकार के नेटवर्क के साथ कौन जुड़ सकता है? हम और आप जैसा औसत इंसान तो नहीं जुड़ेगा। जिसके पास अच्छी खासी कमाई होगी वही जुड़ेंगे, जो भयंकर अमीर होंगे वही जुड़े होंगे, और अंततः पैसा कहां चला गया? अमीरों के पास। तो कहने का मतलब यह है कि आप एसएससी के उस उदाहरण के माध्यम से देखिए तो आर्थिक असमानता आपको दिखाई देगी कि कितने गहरे लेवल पर काम करती है। मतलब एसएससी के जितने विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है कि वो अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, मगर जो सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है, जो सारे अन्याय के जड़ में है, वह है एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जो आर्थिक असमानता को पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से 1% अमीरों के पास इतनी हैसियत है कि वह पूरे सिस्टम को अपने मन मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो भारत का संविधान यह कहता है कि हर नौजवान को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, वैसा माहौल मिलना चाहिए। समाज में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना करने का काम राज्य का है, मगर क्या वैसी नीतियां बन रही हैं? अगर वैसी नीतियां बनती तो यह कैसी नीति है कि आप कंपटीशन परीक्षा लें और जिस कंपटीशन परीक्षा में आवेदन देने वाले 20 लाख 30 लाख हों और जो भर्ती हो वह केवल 15 और 16 हजार लोगों की हो।